हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सभी हेल्दी और हैप्पी होंगे। जब मैंने ये चैप्टर स्टडी किया लेसन 3 इंटरपर्सनल काउंसलिंग MPCE 023 का, तो मुझे काफ़ी कन्फ्यूज़न हुआ इंटरपर्सनल काउंसलिंग इंटरपर्सनल थेरेपी में। तो कोशिश करेंगे इस कन्फ्यूज़न को कम करें या ख़त्म कर दें। तो आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। शुरू करते हैं हमारा लेसन 3 MPCE 023 इंटरपर्सनल काउंसलिंग, जिस चैप्टर में हम कवर करेंगे इंटरपर्सनल काउंसलिंग क्या होती है, इंटरपर्सनल थेरेपी क्या होती है, जो 4 प्रॉब्लम एरियाज है जो इंटरपर्सनल थेरेपी जहां पर फोकस करती है उनको, और हमारी एप्लीकेशंस को, हमारी नहीं बल्कि हम कहेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटरपर्सनल थेरेपी, स्टेज ऑफ इंटरपर्सनल थेरेपी। ये कुछ चंद टॉपिक हैं जो इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। रही बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो इस चैप्टर से श्योरिटी रहती है कि क्वेश्चन बन ही जाता है। इंटरपर्सनल काउंसलिंग पे क्वेश्चन बन जाता है तो इंटरपर्सनल काउंसलिंग पूछ ली जाए और उसकी स्टेजेस पूछ ली जाए। इंटरपर्सनल थेरेपी पूछ लेंगे, अदरवाइज उनसे 4 प्रॉब्लम एरियाज जहाँ पर इंटरपर्सनल थेरेपी फोकस करती है, जिनको क्योर करने में इंटरपर्सनल थेरेपी हमारी मदद करती है, उनसे आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए। या फिर 2 मार्क्स में जो आपसे डायरेक्ट जो 4 प्रॉब्लम एरियाज पर डिफरेंट डेफिनेशंस आपसे पूछ ली जाएंगी। ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं इंटरपर्सनल काउंसलिंग को, इंटरपर्सनल थेरेपीज को। दिस इज अंकुश टिप्टान, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट। लेट्स गेट स्टार्टेड। इंटरपर्सनल काउंसलिंग होती क्या है, इसको समझने से पहले हम बात करते हैं इस वर्ड की जिसका मतलब है इंटरपर्सनल, है ना। ऐसे हम बोल सकते हैं इंटरपर्सनल, है ना। तो इसका मतलब हम लोगों के बीच में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की टाइप अंडरस्टैंडिंग से हम इसको समझ सकते हैं कि हाँ, कि हम ना किन्हीं 2 लोगों के बीच की बात हो रही है ना, या फिर एक ग्रुप के बीच की बात हो रही है। तो इंटरपर्सनल में हम ये कहेंगे कि जब काउंसलिंग क्यों प्रोवाइड की जाती है, किसी की ह्यूमन बिहेवियर में कोई ना कोई कमी आ जाती है या कोई डिसऑर्डर या कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसको ठीक करने के लिए, क्यों करने के लिए हम काउंसलिंग प्रोवाइड करवाते हैं। इंटरपर्सनल काउंसलिंग तब प्रोवाइड करवाई जाती है जब किसी की रिलेशनशिप, इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन, हम यहाँ पर डाल सकते हैं, बेटर नहीं है ना। तो तब हम क्या करेंगे, इंटरपर्सनल काउंसलिंग डाल देंगे। अगर मैं ओवरव्यू एक ही टर्म में ये समझाने की कोशिश करूँ इंटरपर्सनल काउंसलिंग और थेरेपी में फ़र्क क्या है, तो यही फ़र्क है कि मान लीजिए आपको कम्युनिकेशन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है कि हाँ, मेरा कम्युनिकेशन बेहतर नहीं है स्कूल में या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, तब आपको इंटरपर्सनल काउंसलिंग की ज़रूरत होगी। थेरेपी क्या कहती है, जब आप एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं और उन कम्युनिकेशन की वजह से, मतलब एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम, एक एविडेंस वहाँ पर आपको मिल रहा है कि दिस इज़ द पर्टिकुलर रीज़न जो कि लीड करता है आपकी मेंटल हेल्थ वेलबींग को, हम कह सकते हैं अफेक्ट करता है, तो हम इंटरपर्सनल थेरेपी हम उसको अप्लाई करेंगे। शुरू करते हैं, समझते हैं क्या क्या थ्योरी पढ़ेंगे धीरे धीरे और इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। एग्जाम में कैसे लिखना है ये पैटर्न बिल्कुल सेट किया गया है। इंटरपर्सनल काउंसलिंग इज अ फॉर्म ऑफ थेरेपी, जैसा कि ये भी एक थेरेपी की फॉर्म है जिसका फोकस इम्पैक्ट ऑफ रिलेशनशिप ऑन योर मेंटल वेलबींग, कि हमारे रिलेशनशिप का, हमारे इंटरेक्शन का, हमारी कम्युनिकेशन का हमारे मेंटल वेलबींग पर, मेंटल हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इट हेल्प यू एक्सप्लोर हाउ योर इंटरेक्शंस विद अदर अफेक्ट योर थॉट, फीलिंग, बिहेवियर एंड एम्पावरिंग यू टू बिल्ड हेल्थियर एंड मोर फुलफिलिंग रिलेशनशिप। और आपकी थॉट प्रोसेस, फीलिंग्स, बिहेवियर कैसे अफेक्ट की जाती है जब आप किसी से इंटरेक्ट करते हैं, और आपको एम्पावर करती है कि आप जो एक हेल्दियर और फुलफिलिंग रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएं। इसमें हमारी हेल्प करती है इंटरपर्सनल काउंसलिंग। इसके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे राइट डाउन किए। जब भी आपसे इंटरपर्सनल काउंसलिंग पूछ ली जाए तो आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स को ज़रूर लिखिएगा, उससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हाँ, आपका कॉन्सेप्ट है जो क्लियर है। फोकस की बात करते हैं, इंटरपर्सनल काउंसलिंग में कहाँ पर फोकस किया जाता है, तो सिंपली फोकस कहाँ किया जाएगा, इंटरपर्सनल चैलेंजेस पर, कम्युनिकेशन इश्यूज पर, वेरियस रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप, फैमिली, फ्रेंडशिप, वर्क, स्कूल, यूनिवर्सिटी, यू कैन ऐड फर्दर्स, अंडरस्टैंड। आप और भी ऐड कर सकते हैं जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही है, किन्हीं लोगों से बात करने में, इंटरव्यू के दौरान आपको कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम हो रही है, उन कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है थोड़ा,
है ना, यू आर फीलिंग लिटिल बिट काइंड ऑफ स्ट्रेस और डिप्रेशन और एंजाइटी। लेकिन यहाँ पर जो मेन बात है, ये डिप्रेशन एंजाइटी इज द मेजर डिसऑर्डर जिसे हम कहेंगे, वो आईपीटी के थ्रू है जो क्या कहेंगे हम उसको क्योर करेंगे। आईपीसी का जो एम होता है वो कॉपिंग मैकेनिज्म्स को इम्प्रूव करना होता है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो जाए। मान लीजिए अगर हम फॉर एग्जांपल, सबसे बेटर एग्जांपल ये रहेगा कि आपका कोई दोस्त है जिसके साथ आपका कोई झगड़ा हो जाता है कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से, या हम बातचीत करना बंद कर देते हैं, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम है। कोपिंग मैकेनिज्म, मान लीजिए आगे इन फ्यूचर आपने एक बार उसको ठीक कर लिया, झगड़े को आपने सुलझा लिया, लेकिन कोपिंग मैकेनिज्म क्या करता है कि आपको कुछ मैकेनिज्म बता दिए जाते हैं कि हाँ तुम ऐसे उस सिचुएशन को, पर्टिकुलर सिचुएशन को यू कैन हैंडल फ्रॉम दिस मैकेनिज्म। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्ट्रेटजी, आपके पास कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने की स्ट्रेटजीज होंगी। सोशल फंक्शनिंग, इन सभी को इम्प्रूव करने में इंटरपर्सनल काउंसलिंग हमारी हेल्प करती है। अब आप समझ पा रहे हैं थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। अब थियोरेटिकल फ्रेमवर्क ये होता है भाई हम कौन सी थेरेपीज वहाँ पर अप्लाई करें, गेस्टाल्ट, ह्यूमनिस्टिक, सॉल्यूशन फोकस, अडेप्टिंग टू द इंडिविजुअल नीड्स। ध्यान से यहाँ पर आप पढ़िएगा क्योंकि अभी हम आईपीटी जब पढ़ेंगे आपको काफ़ी कुछ सिमिलर देखने को मिलेगा और बहुत कुछ डिफरेंस भी मिलेगा। ठीक है, थेरेपेटिक रिलेशनशिप की बात करते हैं। जो थेरेपेटिक रिलेशनशिप है वो कैसी होती है, यहाँ पर जो थेरेपिस्ट है, काउंसलर है, वो फैसिलिटेटर, कोलैबोरेटर, क्रिएट ए सेफ स्पेस फॉर सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड एनकरेजिंग यू टू फाइंड योर ओन सॉल्यूशंस। यहाँ पर है जो क्या होगा, सेल्फ एक्सप्लोरेशन पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, एनकरेज करेगा जो थेरेपिस्ट है अपने क्लाइंट को कि वो उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस खुद फाइंड आउट करें। स्ट्रक्चर की बात करें, टाइम ड्यूरेशन की बात करें, ये टोटली डिपेंड करता है हमारी प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी पर, कितनी कॉम्प्लेक्स, कितनी मेजर प्रॉब्लम है। हालांकि मेजर प्रॉब्लम पर हम आईपीसी अप्लाई नहीं करते, हम आईपीटी अप्लाई करते हैं। ये मैं बात आपको बता दूं, जो आईपीसी है ये हमारी आईपीटी से आई है, इंटरपर्सनल थेरेपी से आईपीसी आई, इंटरपर्सनल काउंसलिंग को निकाला गया है। इंटरपर्सनल थेरेपी में काफ़ी सारे सेशंस हो सकते हैं। आप यहाँ से कंपेयर करेंगे जब हम थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में जब हम उसको डिज़ाइन करते हैं कि हम कौन कौन सी थेरेपीज़ अप्लाई कर सकते हैं, जब आप आईपीटी को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वहाँ पर हम साइको एनालिसिस या साइकोडायनेमिक थेरेपी भी वहाँ पर अप्लाई करेंगे। साइकोडायनेमिक कब की यूज़ की जाती है, जब हमें पास्ट का एक्सपीरियंस है जो फाइंड आउट करना है, क्या रिलेशनशिप है करंट सिचुएशन से, क्या उनके बीच में क्या कनेक्शन है। तो ऑब्वियस है कि वहाँ पर सेशन ज़्यादा होंगे। साइकोडाइन में तो पास्ट पर भी फोकस किया जा रहा है, तो वहाँ पर हम ये उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम ये कर लेते हैं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो बेनिफिट्स की बात करते हैं। अब बेनिफिट्स क्या होंगे आईपीसी के, सीधी सी बात है, किसी की मैरिटल, एक और एग्जांपल लेंगे, मैरिटल लाइफ के अंदर मान लीजिए हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, उन्होंने बातचीत करना बंद कर दिया है, जिनकी वजह से उनको क्या है, आईपीसी की ज़रूरत है, हम ये कह सकते हैं। तो जब वो बातचीत नहीं करते तो हो सकता है वहाँ पर उनका एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है कि हमारी रिलेशनशिप खराब हो रही है। तो आईपीसी क्या करेगी, एंजाइटी को कम कर देगी, डिप्रेशन को कम कर देगी, कम्युनिकेशंस को बढ़ाएगी, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करेगी कि इन फ्यूचर जब कभी भी झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, तो हम उनको कंट्रोल कर पाएंगे, रिजोल्व कर पाएंगे, उन प्रॉब्लम्स को रिजोल्व कर पाएंगे। सेल्फ अवेयरनेस हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, रिलेशनशिप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, स्ट्रॉन्गर सोशल सपोर्ट नेटवर्क। ओके, अब बेनिफिट कौन उठा पाएगा भाई आईपीसी का, हु कैन बेनिफिट फ्रॉम आईपीसी, जो भी चैलेंज फेस कर रहा है प्रॉब्लम इन रोमांटिक रिलेशनशिप, फैमिली डायनामिक्स, फ्रेंडशिप, वर्क प्लेस इंटरेक्शन। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। इंडिविजुअल, कोई भी, एनीवन, जो भी फेस कर रहा है किसी भी तरह की एनी प्रॉब्लम रोमांटिक रिलेशनशिप में, फैमिली में, फ्रेंडशिप में, वर्क प्लेस पर, आप स्कूल यूनिवर्सिटी ऐड कर सकते हैं, बिकॉज हम सभी एज ए स्टूडेंट यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, है ना। पीपल स्ट्रगलिंग विद कम्युनिकेशन, जिनको कम्युनिकेशन एंजाइटी है, सोशल आइसोलेशन की वजह से उनको डिप्रेशन फील हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इश्यूज़ हैं, एनीवन सीकिंग टू बिल्ड हेल्दियर, जो चाहता है। मेन एग्जाम्पल जो इस वीडियो का ये रहेगा कि मान लीजिए आपको किसी से बात करनी है, ठीक है, लेकिन आप बात नहीं कर पा रहे ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, हम ये कह सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, अब आप किसी से बात करें, मान लीजिए यहाँ पर हमें जो किसका आरव का एग्जाम्पल लेते हैं हर बार,
अभी आरव है और एक है हमारी क्लास में रुचि। यह है भाई रुचि। अब मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, तो ये है रुचि। तो आरव को रुचि से बात करनी है, या आप यूं मान लीजिए रुचि को आरव से बात करनी है, लेकिन दोनों को ही प्रॉब्लम है कहाँ पर, कम्युनिकेशन स्किल्स में, लेकिन बात करना चाहते हैं। इसकी वजह से कि वो बात नहीं कर पा रहे, इनको थोड़ा थोड़ा सैड फील हो रहा है, डिप्रेशन एंजाइटी जैसा फील हो रहा है। तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर हम आईपीसी अप्लाई कर सकते हैं, इनको काउंसलिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर हम ये कहना चाहें तो, है ना, कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो जाएंगी। रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं वो आपस में, तो वहाँ पर हम आईपीसी को अप्लाई करेंगे। लेकिन इसी के अपोजिट हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आरव और रुचि है ना, ऑलरेडी फ्रेंड है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कोई मेजर प्रॉब्लम हुई, वहाँ पर किसी ने किसी को धोखा दे दिया, हम ये कह सकते हैं, ठीक है, या किसी ने किसी को चाटा लगा दिया जिसकी वजह से कम्युनिकेशन खराब हो गया, या कोई भी मेजर प्रॉब्लम आप लगा लीजिए, या फिर हस्बैंड वाइफ है कि उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उनकी जो रिलेशनशिप है वो डिटेरिएट होने को है, भाई ख़त्म होने को है, बिल्कुल आप समझ लीजिए एट द एंडिंग स्टेज पर है, ठीक है। और उस रिलेशनशिप को बचाने की चिंता में उनको क्या होती जा रही है, डिप्रेशन फील कर रहे हैं वो, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर एविडेंस है कि डिप्रेशन किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि उनकी रिलेशनशिप खराब है। एक रिलेशनशिप की वजह से वहाँ पर क्या हो रहा है कि उनकी मेंटल हेल्थ पर, वेलबींग पर इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो तब हम आईपीटी अप्लाई करेंगे, इंटरपर्सनल थेरेपी अप्लाई करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे, है ना। जब एक्यूट प्रॉब्लम है, ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम नहीं है, तो हम आईपीसी, और जब सीवियर कंडीशन है, मेजर डिसऑर्डर्स हैं, तब हम आईपीटी, ओके। हालांकि मैं डिफरेंस आपको आखिर में बताऊंगा भी, और मैंने यहाँ पे बाकायदा डिफरेंशिएट किए हुए हैं इन अ टेबल फॉर्म, सो यू कैन रीड थ्रू दैट टेबल। इंटरपर्सनल थेरेपी की बात करते हैं, काउंसलिंग काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गई होगी। कन्फ्यूजन, लेट्स गेट स्टार्ट, है ना। अंडरस्टैंडिंग योर रिलेशनशिप फॉर इम्प्रूव्ड मेंटल हेल्थ, कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी होगी भी और होनी भी चाहिए, क्योंकि आईपीसी ड्राइव की गई है आईपीटी से। आईपीटी एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है, एविडेंस बेस्ड है, दैट स्पेशली फोकस ऑन हाउ योर रिलेशनशिप कंट्रीब्यूट टू एंड मेंटेन योर मेंटल हेल्थ। समझ गए कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो कितना अफेक्ट करती है आपके मेंटल हेल्थ को। It helps you identify, address unhealthy interpersonal patterns that might be triggering or worsening symptoms of various mental health conditions, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, ईटिंग डिसऑर्डर एंड सो ऑन। इन सभी को हम एड्रेस करते हैं कि हमारी रिलेशनशिप में क्या मेजर प्रॉब्लम है, क्या जो मिसबिहेव है जो हम कर रहे हैं, क्या अच्छा कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, जिनकी वजह से हमारी रिलेशनशिप खराब है, और रिलेशनशिप खराब होने की वजह से हमारे मेंटल हेल्थ, हमारी थॉट प्रोसेस, इमोशंस, वेल बीइंग सभी डैमेज होता जा रहा है ना। ऐसा कहेंगे कि बैलेंस नहीं है वहाँ पर। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने आईपीसी में भी पढ़े, बिल्कुल सेम। यहाँ पर जो फोकस होता है स्पेसिफिक मेंटल हेल्थ, आइडेंटिफाइंग एंड ट्रैकिंग इंटरपर्सनल प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है जो हमारे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रही है उनको, उन पर फोकस करना है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में यहाँ पर देखिए जो 4 मेजर प्रॉब्लम्स है, इनको मैंने ना थोड़ा सा आपको चेंज नज़र आ रहा होगा वर्ड्स में, है ना। ये आगे हम फर्दर डिफाइन भी करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे इनको, ग्रीफ को, रोल ट्रांजिशन को, सोशल आइसोलेशन, इंटरपर्सनल डिस्प्यूट। यहाँ पर जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, इन 4 मेजर जो हमारी प्रॉब्लम एरियाज है जहाँ पर हम फोकस करेंगे, उनको भी हम स्टडी करेंगे। गोल्स की बात करें तो इम्प्रूव इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशंस टू डेवलप हेल्थियर वे ऑफ रिलेटिंग टू अदर्स, ultimately leading to symptomatic relief and improve mental health। थेरेपेटिक रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पर थेरेपिस्ट है जो ज़्यादा डायरेक्टिव रोल प्ले करेगा एज कंपेयर टू इंटरपर्सनल काउंसलिंग। स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर सेशंस भी उसकी कंपैरिजन में ज़्यादा होने वाले हैं। आप सभी को यहाँ से कंपैरिजन तो पता चल गया होगा, अगर नहीं चला तो वीडियो के एंड में हम उनको ज़रूर डिस्कस करेंगे। बेनिफिट ऑफ आईपीटी, आईपीटी के बेनिफिट क्या है यहाँ पर?
डिप्रेशन, एंजाइटी, ईटिंग डिसऑर्डर और अदर मेंटल हेल्थ कंडीशंस गोइंग टू बी डिक्रीज, है ना। इम्प्रूव कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल्स, ये तो होना ही था, है ना। हेल्थियर कोपिंग मैकेनिज्म फॉर डीलिंग विद इमोशनल चैलेंजेस इन रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, कॉन्फिडेंस इन सोशल इंटरेक्शन, काफ़ी हद तक सिमिलर, है ना। हु कैन बेनिफिट फ्रॉम आईपीटी? डिप्रेशन जिनको है, एंजाइटी है, ईटिंग डिसऑर्डर है, ऑब्वियस है उन्हीं को ही हम आईपीटी प्रोवाइड करवाएंगे। पीपल स्ट्रगलिंग विद रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, अब आपने देखा यहाँ पर क्या हो रहा है, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट के लिए स्ट्रगल किया जा रहा है। वहाँ पर कम्युनिकेशन जैसी बातें थी, है ना, कि हम किसी से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे इस तरह, तो यहाँ पर भी वही है, कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज इम्पैक्टिंग देयर मेंटल हेल्थ वेलबींग। आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर जो हस्बैंड वाइफ में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, फ्रेंड्स फ्रेंड में कॉन्फ्लिक्ट होता है, या फैमिली में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वहाँ पर हमारा कम्युनिकेशन काफ़ी वीक हो जाता है, हम बातचीत करना बंद करते हैं सबसे पहले, और जब हम कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखिए। एनीवन सीकिंग टू डेवलप हेल्थियर रिलेशनशिप स्किल्स एंड इम्प्रूव देयर ओवरऑल मेंटल हेल्थ, कोई चाहता है कि उनकी ओवरऑल मेंटल हेल्थ अच्छी हो तो हम वहाँ पर उनको अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन 4 प्रॉब्लम एरियाज़ की जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे हमारे लाइफ के अंदर भी, अनरिजॉल्व ग्रीफ, रोल डिस्प्यूट, रोल ट्रांजिशन, इंटरपर्सनल डेफिशिएंट, ये जो 4 प्रॉब्लम एरियाज़ है जिन पर आईपीटी के थ्रू है जो फोकस किया जाता है, ठीक है। इनिशियली आईपीटी अडल्ट्स के लिए लेके आई गई थी, लेकिन बाद में ओल्डर अडल्ट्स के लिए भी अप्लाई की जाने लगी। आईपीटी हैज़ बीन अडेप्टेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेस्ड अडोलेसेंट्स एज डेवलपमेंटल इश्यूज मोस्ट कॉमन टू टीनेजर्स। अब आपने ज़्यादातर देखा होगा या खुद भी महसूस किया होगा, नहीं देखा है तो महसूस ज़रूर किया होगा, सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स, है ना, कि हम पेरेंट्स से दूर होते हैं। जब हमें कहीं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में एडमिशन लेना होता है, बाहर जाना होता है कोचिंग के लिए, तो हम वहाँ पर जो टीनेजर्स में अडल्ट है जो बाहर जाते हैं, जिनकी वजह से उनके जो रिलेशनशिप काफ़ी दूर दूर हो जाते हैं, और हम ये कह सकते हैं रिलेशनशिप वीक भी हो जाते हैं, कम्युनिकेशन कम हो जाता है, जिनकी वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सभी है जो बच्चे फील करते हैं। या फिर डेवलपमेंट ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप, भाई अडोलेसेंट्स में जब हम एंटर करते हैं तो हार्मोन्स इतने ज़्यादा अप एंड डाउन होते हैं कि हम, और हमारी बॉडी चेंजेस के साथ साइकोलॉजिकल चेंजेस, व्यू पॉइंट हमारा, एवरीथिंग गोइंग टू बी चेंज। और रोमांटिक रिलेशनशिप में हम एंटर करते हैं, हम चाहते हैं कि कोई हमारा पार्टनर हो, कोई फ्रेंड हो, है ना, कोई ग्रुप हो जिसको हम ज्वाइन करें, तो उनमें भी अगर कोई ना कर पाए तो उसमें भी उनको प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन, एंजाइटी फील होती है। इनिशियल एक्सपीरियंस विद डेथ ऑफ ए रिलेटिव फ्रेंड्स, लाइफ में किसी रिलेटिव की डेथ हो जाने पर ऐसा जो होता है कि कोई ना सैडनेस, डिप्रेशन, ऐसा है जो कंडीशन में कई बार है जो स्टूडेंट्स चले जाते हैं, टीनेजर्स ज़्यादा इस कंडीशन में प्रॉब्लम फेस करते हैं। सो इंटरपर्सनल थेरेपी फॉर एडोलेसेंस हेल्प द एडोलेसेंट आइडेंटिफाई एंड डेवलप मोर अडेप्टिव मेथड फॉर डीलिंग विद द इंटरपर्सनल इश्यूज। 12 to 16 वीक ट्रीटमेंट होता है। हम डायरेक्टली उन 4 प्रॉब्लम एरियाज़ पर फोकस करते हैं जहाँ पर आईपीटी, जिनके थ्रू है जो हम इन आईपीटी की हेल्प से इनको मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है अनरिजॉल्व्ड ग्रीफ। अब ये सभी ना आप बिल्कुल इजीली समझ पाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने महसूस किया होगा जब आपको कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, 1 दिन 2 दिन आप सैड रहेंगे, हो सकता है कोई स्टूडेंट 10 दिन, 15 दिन या 20 डेज और 1 मंथ, लेकिन उसके बाद नॉर्मल होते चले जाते हैं ना। लेकिन नॉर्मल ब्रीवमेंट में क्या होता है, ऐसा ही यहाँ पर राइट डाउन किया गया है, नॉर्मल सैडनेस, डिस्टर्ब स्लीप, डिफिकल्ट फंक्शनिंग, बट दिस यूजुअली रिजॉल्व इन 2 or 4 months। अनरिजॉल्व ग्रीफ इन डिप्रेस्ड पीपल इज यूजुअली आइदर डिलेड ग्रीफ। यहाँ पर 2 तरह के आपको दुख हो सकते हैं, या तो आप अपने जो ग्रीफ को, अपनी सैडनेस को पोस्टपोन करते जा रहे हैं, जो आपकी प्रॉब्लम है, जैसे कि किसी लव्ड वन की डेथ हो जाना, है ना, या फिर हम कहेंगे सेकंड वन इज द डिस्टॉर्टेड ग्रीफ, कि आपके अंदर इमोशंस बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं, नहीं अब मैं किसी के साथ कोई रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करूँगा। आपका पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा हो गया है, नहीं मेरी उनसे मुलाकात हुई, वो उनके साथ कुछ ऐसा गलत हो गया या कुछ भी गलत इवेंट हो गई, तो हम कहेंगे कि नहीं, इन फ्यूचर हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, है ना। तो डिलेड ग्रीफ विच हैज़ बिन पोस्टपोन्ड देन एक्सपीरियंस लॉन्ग आफ्टर द लॉस। और डिस्टॉर्टेड ग्रीफ when there is no feel emotions of sadness but there may be non emotional symptoms, वहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं फिजिकली भी,
है ना। तो अनरिजोल्व ग्रीफ इज आइडेंटिफाइड एज अ प्राइमरी इशू। अगर अनरिजोल्व ग्रीफ को प्राइमरी इशू कंसीडर कर लिया जाता है कि हाँ इसे अनरिजोल्व ग्रीफ है, कहीं ना कहीं ऐसा अनसुलझा, हम अनरिजोल्व ग्रीफ को कहीं अनसुलझे दुख जो हम सुलझा ना पाए हों, जिनसे हम उभर ना पाए हों, तो उनको अनरिजोल्व ग्रीफ से आप समझ सकते हैं। तो गोल ऑफ ट्रीटमेंट आर टू फैसिलिटेट द मॉर्निंग प्रोसेस। अब काउंसलिंग थेरेपी या सक्सेसफुल थेरेपी ये कब कंसीडर की जाती है कि हमारी काउंसलिंग ना बिल्कुल सक्सेसफुल रही है? जब हम जो रीएस्टैब्लिश कर पाए इंटरेस्ट को, जैसा हमारा क्लाइंट था बिफोर अनरिजोल्व ग्रीफ या बिफोर पर्टिकुलर इवेंट या इंसिडेंट, तो हम उसकी जो कंडीशन को पहले जैसा कर दें, है ना। रीएस्टैब्लिश इंटरेस्ट रिलेशनशिप दैट कैन बिगिन टू फिल द वॉइड व्हाट हैज़ बीन लॉस्ट। जो खो चुकी थी अब हम उसको वापस ले आते हैं हमारी काउंसलिंग या थेरेपी की हेल्प से, तब उसको सक्सेसफुल कंसीडर किया जाता है। रोल डिस्प्यूट ये काफ़ी है और आप सभी इससे अवगत है, आपने भी कभी ना कभी है जो ऐसे डिस्प्यूट में पार्टिसिपेट किया होगा। मैं पार्टिसिपेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मान लीजिए आपने अपने कभी भाई को, बहन को, हस्बैंड को, वाइफ को, पापा को, मम्मी को, मामा को, मामी को, कभी ना कभी किसी को कहा होगा कि यू हैव टू डू दिस वन, है ना, या इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू, है ना, कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको ऐसा करना चाहिए, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तुमको ऐसा करना चाहिए। जब हम किसी से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, एक रोल डिस्प्यूट तभी होता है। इंटरपर्सनल रोल डिस्प्यूट अकर व्हेन द क्लाइंट एट लीस्ट वन अनदर सिग्निफिकेंट पर्सन हैव डिफरेंट एक्सपेक्टेशन ऑफ देयर रिलेशनशिप। समझ रहे हैं? किसी भी एक रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि नहीं नहीं तुमको ना मेरे लिए ऐसा करना चाहिए, तुमको मेरे लिए ऐसा करना चाहिए, तो ये रोल डिस्प्यूट है। ये किसकी वजह से है? एक्सपेक्टेशंस की वजह से। आप अपना काम अपने आप किया करें, ठीक है, ये एडवाइस है ना। तो द आईपीटी थेरेपिस्ट काउंसलर फोकस करता है कि ये डिस्प्यूट इफ दे सीम्स टोल्ड और रेपिटिशियस, अगर वो वहीं रुक गए हैं या फिर बार बार ऐसा हो रहा है, रेपिटियस से हैं, ठीक है, तो ऑफर लिटिल होप ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो वहाँ पर कि कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाइंग करेंगे नेचर ऑफ द डिस्प्यूट, एक प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन रेडी किया जाएगा और जो अनसेटिस्फाइंग पैटर्न है हमारे बिहेवियर का उनको बदलना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से हमारी रिलेशनशिप में चेंज आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द रोल ट्रांजिशन। रोल ट्रांजिशन क्या कहता है? जब अपनी लाइफ में ना रोल चेंज हो जाता है। अब आप अनएम्प्लॉयड पर्सन है, आपकी डेली रूटीन कैसी होगी? जैसे ही आपको कोई एम्प्लॉयमेंट आपको मिल जाता है, कोई भी नौकरी, कोई भी जॉब आप कहीं पर एनरोल कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हस्बैंड वाइफ, है ना। हस्बैंड वाइफ में क्या होता है कि मान लीजिए जैसे ही शादी होने से पहले एक अलग लाइफ होती है, शादी होने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, और जब यहाँ पर एक चिल्ड्रन भी हो जाए तो लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है ना। यहाँ पर जो कल तक एक लड़का था आज उसको कोई पापा बुलाने वाला हो जाता है ना। तो यहाँ पर जो रोल ट्रांजिशन मीन्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बदल रही है, जिनकी वजह से आपको डिप्रेशन हो सकता है, जिनकी वजह से आप अच्छा ना फील करें, ऐसा हो सकता है। या हो सकता है कि आप अच्छी शादीशुदा भरी ज़िंदगी में हैं, लेकिन उसके बाद आपकी जो मैरिज लाइफ है वो किसी ऐसी कंडीशन पर है जहाँ पर आपकी मैरिज लाइफ एंड होने वाली है। तो ये रोल ट्रांजिशन है जहाँ पर आपके रोल चेंज हो रहे हैं। सो डिप्रेशन एसोसिएटेड विद रोल ट्रांजिशन अकर व्हेन ए पर्सन हैज़ डिफिकल्टी कोपिंग विद द लाइफ चेंजेस दैट रिक्वायर न्यू रोल्स। जब हमारी लाइफ में ना नए रोल्स की रिक्वायरमेंट होती है कि हाँ अब मेरी शादी हो गई है, अब मुझे एज अ हस्बैंड, एज अ ब्रदर, एज अ सन मुझे अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिल करना होगा। ऐसे ही गर्ल लड़की के लिए होती हैं कि मुझे अब एक वाइफ, एक बेटी, एक बहू, इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अगर बच्चा है तो एज ए मम्मी, है ना, तो माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी होगी। तो रोल ट्रांजिशन वहाँ पर भी प्रॉब्लम बन जाती है। तो ये काफ़ी इजी है, आप पढ़िएगा आपको समझ आ जाएगी। इंटरपर्सनल डेफिशिएट किसे कहेंगे? इंटरपर्सनल डेफिशिएट आर फोकस ऑफ ट्रीटमेंट व्हेन क्लाइंट हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ इनएडिक्वेट अनसपोर्टिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अब यहाँ पर हम क्या एग्जाम्पल लेने वाले हैं? मान लीजिए आरव कहता है, अब ये आरव है ना, जो आरव कहता है अपने फ्रेंड को कि नहीं नहीं मुझे रुचि से बात ही नहीं करनी। क्यों नहीं करनी भाई? क्योंकि उसका जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं रहा है।
स्पेशली लड़कों के साथ या लड़कियों के साथ, जैसा भी है आप एग्जाम्पल को अपने हिसाब से जो कोरिलेट कीजिए, ठीक है। सो क्या कहते हैं यहाँ पर कि हमारी इनएडिक्वेट और अनसपोर्टिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप रही है, हिस्ट्री है वहाँ पर, तो इंटरपर्सनल डेफिशिएट वहाँ पर है जो आपको महसूस होगा। द क्लाइंट में नेवर हैव एस्टैब्लिश्ड लास्टिंग और इंटीमेट रिलेशनशिप एज एन अडल्ट and may experience a sense of inadequacy, lack of self-assertion, guilt about expressing anger। तो ये सभी रीज़न है जहाँ पर इंटरपर्सनल थेरेपी फोकस करती है। बात करते हैं स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ इंटरपर्सनल काउंसलिंग, मॉडल ऑफ रिलेशनशिप डेवलपमेंट। देखिए कैसे कोई रिलेशनशिप डेवलप होती है, ये जॉर्ज लेविंगर ने, साइकोलॉजिस्ट हैं, जो कोई इन्होंने ये जो मॉडल प्रोवाइड करवाया था। इसमें कुछ स्टेजेस हैं, आप ये कह सकते हैं, स्टेजेस कह लो, या फिर हम कहेंगे कि स्ट्रक्चर है कि पहले एक्वेंटेंस होता है कि हम पहले जान पहचान करते हैं, जैसे कि आरव और रुचि। मान लीजिए पहली बार आप किसी क्लास में एनरोल हो रहे हैं, तो वहाँ पे लॉट ऑफ स्टूडेंट जो प्रेजेंट होते हैं और आपका उनके साथ कम्युनिकेशन होता है, आप गेट टुगेदर करते हैं, एक दूसरे से इंट्रोडक्शन आप लेते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। ऐसे ही वो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एक्वेंटेंस, कि बिकम एक्वेंटेड डिपेंड ऑन अ प्रीवियस रिलेशनशिप। और ये काफ़ी डिपेंड करता है कि आपकी प्रीवियस रिलेशनशिप कैसी रही है। जैसे कि मैंने बताया, आरव रुचि से बात करना ही नहीं चाहता, या रुचि आरव से बात नहीं करना चाहती, बिकॉज उनकी जो प्रीवियस रिलेशनशिप है किसी लड़के के साथ या किसी लड़की के साथ, या किसी जो फ्रेंडशिप या किसी फैमिली में ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, या मान लीजिए किसी स्कूल में, जो प्रीवियस स्कूल में उन्होंने एडमिशन लिया था, वहाँ पर कुछ ऐसी इंसिडेंट हुई है कि उनका अब प्रेजेंट में जो बिहेवियर है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। तो एक्वेंटेंस ये डिपेंड करता है आपकी प्रीवियस रिलेशनशिप कैसी थी, ठीक है। फिजिकल प्रॉक्सिमिटी पर डिपेंड करता है, फर्स्ट इंप्रेशन आपका कैसा है। कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति देखने में अच्छा होता है, गुड लुकिंग होता है, हम उससे बात करने में हेजिटेशन नहीं शो करते, हम डायरेक्टली उससे बात कर लेते हैं। तो एक्वेंटेंस सीधी सी बात है कि हम शुरुआत में एक दूसरे से इंट्रैक्शन कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्वेंटेंस प्रोसेस आती है, एक स्टेज आती है जहाँ पर हमारा परिचय एक दूसरे से होता है, हम एक दूसरे के बारे में जानते हैं। सेकेंड वन इज द बिल्डअप, जब हम एक दूसरे को जानने लग जाते हैं। मान लीजिए अब आरव और रुचि एक दूसरे से बात करने लगे हैं भाई, ठीक है, तो आरव और रुचि वहाँ पर रिलेशनशिप बिल्ड हो रही है। या फिर आपकी क्लास में आपका जो पहला फ्रेंड बना था, आप ये सोचिए कि कैसे, या आपके नाइबर्स होते हैं, नए नए नाइबर्स होते हैं, वहाँ पर हम पहले बात करते हैं, देखते हैं, पहले हम नमस्ते करते हैं, है ना, विशेष होती हैं, फिर पता लगता है कि हाँ हम डेली शाम को बाहर है जो कुर्सी डाल के बैठने लगे, बातचीत होने लगी। धीरे धीरे वहाँ पर है जो क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, हम एक दूसरे से जो बातें शेयर करना शुरू कर देते हैं, ट्रस्ट करते हैं, केयर अबाउट ईच अदर, ये सभी होती हैं। तो ये क्या है, बिल्डअप, ये हमारे रिलेशनशिप को बनाने में हेल्प करती है। ये सेकंड प्रोसेस जिसको बिल्डअप बोल दिया जाता है। नीड फॉर इंटीमेसी, कंपैटिबिलिटी, और कुछ ऐसे फिल्टर जिसको हम कहेंगे कॉमन बैकग्राउंड। अगर आपके गोल्स कॉमन हैं तो ऑब्वियस है वहाँ पर आपको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा कि हाँ यार ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है ना। ऐसा होता है ना कि हम जब कोई फ्रेंड देखते हैं या फिर हमारे नाइबर से जब कोई बातचीत घनिष्ठ हो जाते हैं, घनिष्ठ मित्रता जिसे हम कहें, तो हम कहेंगे कि हमारे ना कॉमन गोल्स है, हमारे तो एक जैसी सोच विचार है, हम तो एक साथ घूमने जाते हैं, हम तो एक साथ शॉपिंग करने जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये कुछ फिल्टर हैं, ठीक है। जैसे कॉमन बैकग्राउंड, गोल्स विल इन्फ्लुएंस वेदर और नॉट इंटरेक्शंस कंटिन्यू। ये डिपेंड करते हैं, ये अफेक्ट करते हैं कि हमारे रिलेशनशिप आगे इन फ्यूचर कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी, उसे कहेंगे बिल्डअप। बिल्डअप अगर हम कर पाते हैं, हम ट्रस्ट डेवलप कर पाते हैं, तब हम करते कॉन्टिन्यूएशन। कॉन्टिन्यूएशन मीन्स अब आपकी जो रिलेशनशिप चलती रहती है। मान लीजिए आरव और रुचि थे, साथ पढ़ते थे, साथ पढ़ने के साथ उनका एक दूसरे पर ट्रस्ट हुआ, ठीक है, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी हो गई वहाँ पर, लेकिन बाद में है जो, लेकिन नहीं बल्कि बाद में कॉन्टिन्यूएशन प्रोसेस में वो है जो रिलेशनशिप में आ जाते हैं और उनकी है जो शादी हो जाती है ना। सो लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म रोमांटिक रिलेशनशिप, तो ये म्यूचुअल वे ऑफ कमिटमेंट है। कॉन्टिन्यूएशन है ये म्यूचुअल वे ऑफ कमिटमेंट की दोनों पक्ष की ओर से, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं, कोई भी मान लीजिए हम फ्रेंडशिप है, ठीक है, या फिर नाइबर्स है, अगर आप बात कर रहे हैं अपने पड़ोसियों से, तो ऐसा थोड़ी है कि आप कब तक बात करेंगे, एक बार, दो बार, 10 बार,
ठीक है, जब तक सामने वाला रिस्पॉन्स नहीं करेगा, फीडबैक नहीं प्रोवाइड करेगा, तो शायद हम भी आगे वीडियोस ना बनाएं। तो ये भी है कॉन्टिन्यूएशन प्रोसेस है। यहाँ पर हम है जो म्यूचुअल वे ऑफ कमिटमेंट है कि आप है जो रिस्पॉन्स करते हैं, हम आपको है जो वीडियोस देते रहते हैं। ये भी एक कॉन्टिन्यूएशन प्रोसेस है, ये भी एक रिलेशनशिप बिल्ड यहाँ पर हो रही है फॉर एग्जाम्पल, है ना। सो continue growth development will occur during this time. Mutual trust is important for sustaining the relationship. किसी भी एक रिलेशनशिप के लिए, कोई भी रिलेशनशिप, उसमें म्यूचुअल ट्रस्ट ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन कर रहा है तो उससे अकेले से काम नहीं चलता, दोनों तरफ से जो ट्रस्ट होना ज़रूरी है। डिटोरिएशन कब होगा? अब मान लीजिए आरव और रुचि अच्छी रिलेशनशिप में है, शादी हो गई भाई, मैरिड लाइफ उनकी अच्छी चल रही है, लेकिन डिटोरिएशन, अगर कहीं पर उनमें ट्रस्ट की कमी आ जाती है, दोनों में एक दूसरे से वो धोखा देते हैं, है ना, ठीक है, ये होता है। मान लीजिए बोरेडम, डिससेटिस्फैक्शन की वजह से, रेसेंटमेंट की वजह से, या बेट्रियल्स की वजह से सेल्फ डिस्क्लोजर वहाँ पर कम हो जाता है, हम आपस में बातें नहीं शेयर कर पाते, ठीक है। तो ये सभी एक रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करता है, और ये अगर इनमें से कोई भी चीज़ें अगर आ जाए तो वहाँ पर वो रिलेशनशिप लीड करती है डिटोरिएशन की तरफ, ठीक है, उनकी रिलेशनशिप एंड होने को हो सकती है, पॉसिबिलिटीज वहां पर बढ़ जाती हैं। सो नॉट ऑल रिलेशनशिप डिटोरिएट, ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी रिलेशनशिप डिटोरिएट होती हैं, बल्कि वो होती हैं जो ये जहां पर ये कुछ प्रॉब्लम्स जिनका नाम हमने अभी बताया, बोरिडम, रेसेंटमेंट, डिससेटिस्फैक्शंस, इंडिविजुअल में कम्युनिकेट लेस, कम्युनिकेशन कम होना शुरू हो जाए, ठीक है, जब कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है तो ये समझ लीजिए वो रिलेशनशिप है जो खत्म होने को आ रही है। या हम कहें सेल्फ डिस्क्लोजर, अपनी बातें ना शेयर करना, लॉस ऑफ ट्रस्ट एंड बेट्रियल्स में टेक प्लेस एज द डाउनवर्ड स्पाइरल कंटिन्यू एंड इवेंचुअली एंडिंग द रिलेशनशिप, सिंपल, है ना। सो डिटोरिएशन आपको समझ में आ गया। टर्मिनेशन इज द लास्ट पॉइंट। अगर मान लीजिए वहां पर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है किसी भी रिलेशनशिप में, तो उस रिलेशनशिप को टर्मिनेट होना ही पड़ेगा एट द एंड, है ना। तो अब आपको समझ में आ गया, एक्वेंटेंस मीन्स आप सबसे पहले बातचीत करते हैं, हम जो एक दूसरे को जानना शुरू करेंगे, ठीक है। शुरुआती ओरिएंटेशन वीडियो में आप सभी ने हमको जाना, उसके बाद बिल्डअप, आपने क्या किया, ट्रस्ट किया, हमने भी ट्रस्ट किया, तो दोनों तरफ से है जो क्या हो गया कि हाँ, आप भी साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम भी साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हमारा कॉमन बैकग्राउंड हो गया। आपको भी साइकोलॉजी पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे भी, तो गोल हमारे सेम हो गए, तो ये बिल्डअप है। कॉन्टिन्यूएशन मीन्स हम भी कंटिन्यू में वीडियो डालते रहते हैं, आप भी कॉन्टिन्यूटी जो शो करते हैं, वीडियोस को देखते हैं, फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, दिस इज द कंटिन्यूएशन। डिटोरिएशन मींस मान लीजिए आप कहेंगे कि नेक्स्ट लेसन की वीडियोस कब आएगी, हम ना डालें तो वहां पर डिटोरिएशन आ जाएगा, ठीक है, डिससेटिस्फैक्शन होगा। और टर्मिनेशन मींस आप जो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देंगे और गंदे गंदे कमेंट करना शुरू कर देंगे, दिस इज द टर्मिनेशन ऑफ आवर रिलेशनशिप। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल ऑफ इंटरपर्सनल काउंसलिंग, जॉर्ज लेविंगर ने ये मॉडल दिया था। अब हम चलते हैं एप्लीकेशंस पर। पॉइंट में बताऊंगा, एप्लीकेशंस आपको अपने आप करने होंगे, क्योंकि आईपीसी और आईपीटी में जब आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे तो ऑब्वियस है कि आपको एप्लीकेशन भी बिल्कुल इजीली समझ आ जाएंगे। क्लाइंट विद एचआईवी इन्फेक्शन, जिनको एचआईवी इन्फेक्शंस हैं उनमें स्पेशली अटेंशन की जाती है यूनिक सेट ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर, जैसे कि स्टिग्मा ऑफ द डिसीज। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है किसी जब हम साइकोलॉजिकल किसी को काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं और हमें पता चलता है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सन है, तो हमें ये रिवील नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि उसके ऊपर स्टिग्मा लग जाता है। हम ये कहेंगे कि उस पर धब्बा लग जाता है, है ना, कि ये तो ना नालायक है, इस तरह की बात है। अगर उनके फ्रेंड सर्कल में पता चल जाए तो क्या होगा, वो ऐसे ही बात करेंगे, ठीक है। इफेक्ट ऑफ द बीइंग गे अगर एप्लीकेबल है तो ये सभी चीज़ों पर है जो ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। क्लाइंट विद एचआईवी इन्फेक्शन, एडोलेसेंट्स पर हमने बात कर चुके हैं, जैसे कि पेरेंट्स से डिस्टेंस बढ़ जाना, कि हम बाहर जा रहे हैं, तो जो 4 प्रॉब्लम्स एरियाज हैं उन पर हम एप्लीकेबल कर सकते हैं, तो वो भी यहाँ पर हम राइट डाउन कर सकते हैं। क्लाइंट विद सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर और क्लाइंट विद ईटिंग डिसऑर्डर, यहाँ पर आईपीटी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन हम हेल्प कर सकते हैं इन क्लाइंट्स की। तो ये पॉइंट्स आप पढ़िएगा और हमें है जो बताइएगा क्या इनमें है जो आपको समझ आया और क्या नहीं आया ना। स्टेजेस ऑफ इंटरपर्सनल काउंसलिंग, स्टेजेस पर बात करते हैं क्योंकि स्टेजेस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आईपीसी के ऊपर की कैरेक्टरिस्टिक्स, और स्टेजेस डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो स्टेजेस कौन कौन सी इंटरपर्सनल काउंसलिंग की, जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि इंटरपर्सनल काउंसलिंग एक टाइम फ्रेम है ना, एक पर्टिकुलर सेशंस वहाँ पर जो डिफाइन किए जाते हैं पहले ही बता दिए जाते हैं, अंदाजन लगाया जाता है कि एस्टिमेटली 6 to 12 सेशंस अराउंड है जो
इन सेशंस में काम बन जाएगा। तो इन सेशंस का ना एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है कि विजिट 1 ट्रीटमेंट कॉन्टैक्ट, यहाँ पर क्या क्या ट्रीटमेंट है जो प्रोवाइड करवाया जाएगा। विजिट 2 में क्या होगा, होमवर्क जो दिया था वो वापस हमें जो चेक करेंगे उसको लेके आने के लिए बोलेंगे क्लाइंट को। तो ये हम पढ़ते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है, वो सभी हम यहाँ पर जो पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ IPC इज अ ब्रीफ ट्रीटमेंट ऑफ 6 सेशंस। ओके, interpersonal counseling can be utilized general practice to reduce psychological symptoms, restore morale, improve self-esteem and the quality of the client social adjustment and interpersonal relationship। जैसा कि हमने इंटरपर्सनल काउंसलिंग की डेफिनेशन में पढ़ा कि हम उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए वहाँ पर उनमें जो सेल्फ अस्टीम को इंक्रीज कर सकते हैं, कम्युनिकेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर हम कहें कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने की स्ट्रेटजी वहाँ पर उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें हैं जो इंटरपर्सनल काउंसलिंग करती है। बार बार हम सुनेंगे तो आपको याद बेहतर हो जाएगा। विजिट 1 ट्रीटमेंट कॉन्ट्रैक्ट। पहले विजिट लंबा सेशन होता है किसी भी थेरेपी का, क्योंकि पहली जो विजिट होती है, पहला जो सेशन होता है, वहाँ पे हमें रेपो बिल्ड करना होता है, इन्फॉर्मेशन है जो काफ़ी सारी गेन करनी होती है क्लाइंट की मदद से। ठीक है, सो पीपल विद मेजर डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, साइकोटिक, सुसाइडल, इन पर हम है जो IPC अप्लाई नहीं करते। ठीक है, ये सुटेबल नहीं होगी। IPC एज अ थेरेपी इज प्रोवाइडेड। ओके, द थेरेपिस्ट कलेक्ट इंफॉर्मेशन, क्रिएट इंटरपर्सनल इन्वेंट्री एंड डिसाइड on focus of therapy। okay, अब end of the session counselor should develop an explicit treatment contact with the client that emphasize। end of the session, जब सेशन का एंड होता चला जाएगा तब तक है जो क्लाइंट को काउंसलर को क्या पता हो जाना चाहिए कि यहाँ पर कोई भी साइकोटिक मोटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारा जो मेन मोटिव है फर्स्ट सेशन में वो सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कि कैसे कोई स्ट्रेस किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की फीलिंग्स को अफेक्ट करता है या किसी के मेंटल वेलबींग को अफेक्ट करता है। पहला सेशन बस इसमें हमारा इंफॉर्मेशन गैदर करना है और कोई भी मोटिव नहीं है। सो द नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा, द शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन ऑफ द इंटरवेंशंस। छोटी छोटी इंटरवेंशंस होनी चाहिए, 30 मिनट सफिशिएंट है। एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स, कि क्लाइंट क्या चाहता है ये भी हमें पता होना चाहिए। टू रिड्यूस सिम्टम, टू फाइंड बेटर वे ऑफ कोपिंग। एंड एट द एंड ऑफ द विजिट जो काउंसलर है जो क्या कर सकता है, कोई होमवर्क प्रोवाइड करा सकता है किसको, क्लाइंट को, कि आप है जो नेक्स्ट सेशन में उसको लेके आए तो हमने होमवर्क दिया है। सेकेंड विजिट क्या कहेगी, डिटरमाइनिंग द स्पेसिफिक प्रॉब्लम एरिया। प्रॉब्लम एरिया कौन सा है ये डिटरमाइन करना है अब हमें। ऑनसेट और ड्यूरेशन का पता करेंगे, करंट लाइफ सर्कमस्टेंसेस क्या हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और कोई रिसेंट चेंज इन सभी में आया है या नहीं, सेकेंड विजिट में हम पता करेंगे। 3rd to 5, 3rd, 4th, 5, अब यहाँ पर हम ना जो स्पेसिफिक एरिया हमें पता चलेगा उस पर हम काम करेंगे। स्पेसिफिक स्ट्रेस एरिया पर काम चलेगा तो काउंसलर वर्क विद द क्लाइंट टू डील विद स्पेसिफिक प्रॉब्लम एरिया, जैसे कि ग्रीफ लॉस का हमें पता चला। ठीक है, तो हेल्प द पेशेंट रीएस्टैब्लिश इंटरेस्ट, सिग्निफिकेंट अदर रिलेशनशिप दैट कैन सब्सटीट्यूट फॉर व्हाट इज लॉस्ट। टॉक ऑफ द डिक्रीज्ड आएगा यहाँ पे। ठीक है, सो टाइप ऑफ पर्सन ही और शी वॉज, रिलेशनशिप विद देम, सर्कमस्टांसेस ऑफ इलनेस एंड डेथ, इन सभी पर है जो हम काम करेंगे। फोटोग्राफ्स देखेंगे, जो पुरानी फोटोग्राफ्स होती हैं। सी ओल्ड फ्रेंड्स, डिस्कस एट सब्सिक्वेंट सेशंस, एनकरेज इन्वॉल्वमेंट इन सोशल एक्टिविटीज़, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा कि सोशल एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व हों। Enable the client to regard the new role in a more changes positive, less restricted manner, see as and similar to those for grief, giving up old roles and facilitate opportunity for growth evaluation, what has been lost and release of. So these are the working area जहाँ पर हम ये जो steps है जो हमें follow करने होंगे जब भी हमें जो एक particular problem का हमें पता चल जाएगा कि हाँ तुम्हें ऐसा ऐसा करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा फाइनल स्टेप आता है वो टर्मिनेशन आता है। टर्मिनेशन जहाँ पर ये जो विजिट है यूजुअली हेल्ड 2 वीक आफ्टर द विजिट 5, जो हमारे 5वां सेशन होगा उसके लगभग 2 हफ्ते के बाद ये वाला सेशन रखा जाता है। बट ये हो सकता है पहले भी, अगर क्लाइंट को ऐसा लगता है कि जो वो अचीव करना चाहता था उसने अचीव कर लिया है तो हम टर्मिनेशन पहले भी कर लेंगे। द काउंसलर शुड रिव्यू द प्रीवियस सेशंस, हमें रिव्यू लेना होगा एज अ काउंसलर, हमें जो रिव्यू उनसे लेना होगा कि हाँ तुम्हारे अंदर क्या चेंज आया करंट स्टेट से, और सो प्रीवियस स्टेट से करंट स्टेट में कुछ चेंज आपको महसूस हुआ या नहीं हुआ। तो ये सभी थे हमारी 6 सेशन
आप स्टेज ऑफ आईपीसी बोल सकते हैं। ओके, सो अब जो आता है हमारा लास्ट पॉइंट, होपफुली आपको आईपीसी आईपीटी में कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा, और अगर ना आए समझ में तो भाई आप एक बार पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, उम्मीद करूँगा। फिर आप जो हमसे जो डाउट पूछिएगा, रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जब आप डाउट पूछे तो कमेंट सेक्शन में पूछे, ताकि अदर स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको ₹9 पर पीडीएफ है जो पे करने होंगे। ये मैं लगभग हर वीडियो में बता देता हूँ। इनको नोट्स को एक्सेस करने के लिए आपको कांटेक्ट करना होगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, किसी पे भी आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स है जो प्रोवाइड करा दी जाएंगी। MPC 021 022 बोथ हमने कंप्लीट कर चुके हैं, उनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दैट्स इट। इंटरपर्सनल थेरेपी और काउंसलिंग के बीच में डिफरेंस अगर अभी तक आपको समझ नहीं आया तो हम यहाँ से कर लेते हैं। जैसे कि फोकस एरिया क्या है, प्राइमरली फोकस करता है एड्रेसिंग स्पेसिफिक इंटरपर्सनल इश्यूज पर जो कि हमारे वेलबींग पर अफेक्ट करते हैं, और यहाँ पर जो कम्युनिकेशंस पर, रिलेशनशिप पर, जो हमारी जनरल लाइफ, डेली लाइफ में जो चैलेंज आते हैं वो आईपीसी के थ्रू, और जो मेजर प्रॉब्लम है आईपीटी के थ्रू। आईपीसी ड्राइव किया गया आईपीटी के थ्रू, समझ रहे हैं। आईपीसी ब्रीफ टर्म है, आईपीटी ब्रॉड टर्म है। आईपीटी से ही आईपीसी निकाला गया है काउंसलिंग, इसीलिए इसमें 6 सेशन से 12 सेशन और इसमें 12 सेशन से 20 सेशन तक है जो होते हैं जनरली। ठीक है, आईपीटी में आप पास्ट पर भी फोकस करते हैं, प्रेजेंट पर भी फोकस करते हैं, लेकिन आईपीसी में आप करंट सिचुएशन पर फोकस करते हैं। ठीक है, आईपीसी में जनरल जो कम्युनिकेशन पर हमने फोकस किया, और आईपीटी में क्या होता है कि हमारा जो फोकस होता है प्रॉब्लम पर होता है कि अराइज कैसे हुई, क्या रीजन रहा, है ना। और इस जो प्रॉब्लम की वजह से, जो रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम चल रही है उसकी वजह से मेंटल हेल्थ पर क्या इफेक्ट है, ये आईपीटी में पता चलता है। तो ये एक बार आप पढ़िएगा, ना समझ आए तो आप जो पूछिएगा, अदरवाइज हमने पूरी कोशिश की है कि आपको समझाने की कोशिश करें। ओके, आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।